What is the bond stress acting parallel to the reinforcement or interference between bar and concrete? What is the bond stress acting parallel to the reinforcement or interference between what is bond stress acting parallel to the reinforcement on the interference between bar and concrete, that is shear stress. बात करते हैं नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में। बार कंक्रीट इंटरफेरेंस पर इन्फोर्समेंट के पैरेलल जो स्ट्रेस एक्ट होता है वो किस टाइप का होता है, तो चेक करते हैं। बॉन्ड फोर्स लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में एक्ट करता है, स्टील स्लिप का रजिस्ट करता है, तो ये टेंजेंशियल स्ट्रेस होता है। तो शेयर वर्सेस वियरिंग वर्सेस लग्जरी के अंदर आइडेंटिफाई करना है, तो ये शेयर फोर्स होता है। ये शेयर फोर्स होता है। शेयर फोर्स के अंदर इस नोट लिखते हैं, बॉन्ड स्ट्रेस इज डिफाइंड एज in the shear force per unit of nominal surface area of reinforcing var is that the shear stress acting parallel to the bar on the interface between bars and surrounding concrete. Bond stress is defined as the shear force per unit of nominal surface area of reinforcing bar is that shear stress acting parallel to the bar on the interference between bars and surrounding concrete. क्या कह रहा है? Bar stress is defined as the shear force per unit of nominal surface area of reinforcing bar is that the shear stress acting parallel to the bar on the interface between bar and surrounding concrete. नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो मॉडुलस ऑफ रप्चर के लिए क्या आ जाएगा? P, एंड डेवलपमेंट लेंथ के लिए क्या आ जाएगा? D, सॉरी इसके लिए ये रहोगी नॉमिनल शेयर स्ट्रेस। 3 मॉडुलस ऑफ रप्चर 1, 4, डी में क्या आएगा? नॉमिनल शेयर स्ट्रेस। ये तो डेवलपमेंट लेंथ है ना, तो यहाँ तो 2 आएगा, डी में 2 आएगा, यहाँ 4 आएगा, 3 एंचोरेज वैल्यू, ये मॉडुलस ऑफ कंक्रीट, या 5 आएगा, 315452 3152। चलो इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, ये पूछ रहा है कि फॉर्मूला में से करेक्ट चीज़ें निकालनी है, तो निकालते हैं। तो नॉमिनल स्ट्रेस क्या होता है? नॉमिनल स्ट्रेस होता है BUY/BD। उसके बाद बात करता है मॉडुलस ऑफ रप्चर क्या होता है?
मॉडुलस ऑफ रप्चर होता है 0.7 √fc के। उसके बाद में आता है मॉडुलस ऑफ कॉन्क्रीट इलास्टिसिटी 5000 √fc के। उसके बाद में आता है डेवलपमेंट लेंथ 5fs डिवाइड बाई 4 टाउ भी आता है। ऑल दीज आर बेसिक फॉर्मूलाज। Consider the following statement dealing with the flexure reinforcement to be terminate in the tension zone. Consider the following statement dealing with flexural reinforcement to be terminate in tension zone. The shear at the cutoff point not to exceed the two-thirds of the otherwise permitted value. Shear reinforcement is provided along each terminate bar overlapping 3/4 of the appropriate distance from cutoff point. So for 36 mm and smaller bars or containing bars shall be provided double the area required for flexure at cutoff and shear does not exceed 3/4 of the permit value. तो इसमें तीन ही सही है। बात करते हैं, ये बोल रहा है कि कट ऑफ पॉइंट पर शेयर जो होता है वो लेस देन इक्वल होता है 2/3 ऑफ परमिटेड वैल्यू। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि शेयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड होता है अलोंग ईच टर्मिनेट बार ओवरलैपिंग 3/4 ऑफ रिक्वायर्ड डिस्टेंस, ये भी सही है। स्टेटमेंट 3 बोलता है कि फॉर बार लेस देन 36 mm कंटिन्यूइंग बार प्रोवाइड डबल फ्लेक्सुरल एरिया एंड शेयर इज लेस देन 3/4 ऑफ द परमिट वैल्यू। तो कर्टेलमेंट जोन में शेयर क्रिटिकल होता है, शेयर सेफ्टी फैक्टर मेंटेन करना होता है शेयर को, एंचोरेज प्लस कंटिन्यूएशन रेनफोर्समेंट ये रूल होता है। तो कोडल क्रीवर 2, 3, 3/4 डबल एरिया वेरीफाई करना है इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें तीनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। व्हाट इज़ द एंचोरेज वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड हुक ऑफ रेनफोर्समेंट बार of diameter 2 D? What is the anchorage value of standard hook? The anchorage standard U type hook shall be कितना होता है इसमें 16D होगा। स्टैंडर्ड हुक जो होता है ना वो U टाइप का होता है। स्टैंडर्ड हुक का एंचोरेज वैल्यू कितना होता है? कंसेप्ट है, हुक एक्स्ट्रा एंचोरेज लेंथ प्रोवाइड करता है। हुक क्या करता है? एक्स्ट्रा एंचोरेज लेंथ प्रोवाइड करता है। IS कोड में फिक्स्ड मल्टीप्लाई ऑफ डायमीटर दिया जाता है। 90 और 135 हुक का स्टैंडर्ड वैल्यू डिफाइन होता है। तो यहाँ बात करते हैं, द एंचोरेज value of a standard U type hook shall be equal to 16 times of bar dia। बात करते हैं इन केस ऑफ बैंड्स एंचोरेज वैल्यू shall be taken
4 times dia for 45-degree bend subject to maximum of 16 times of dia bar. The anchorage value of standard U-type hook shall be equal to 16 types of bar dia. In case of bend, anchorage value shall be taken as 4 times dia for 45-degree bend subjected to maximum 16 times of bar dia. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. Lap length of reinforcement in compression shall not be less than, तो 25 के अंदर 24 आएगा. लैप लेंथ की बात करते हैं. कंप्रेशन रेनफोर्समेंट के लिए मिनिमम लैप लेंथ कितना होना चाहिए वो ये पूछ रहा है, तो वो होता है 25. ठीक है. कंप्रेशन में बॉन्ड बेटर होता है. लैप नॉट इक्वल टू टेंशन लैप लेंथ होती है. कोड में मिनिमम मल्टीपल 5 वैल्यू दिया होता है, तो अपन को चेक करना है. तो लैप लेंथ इन कंप्रेशन की बात करते हैं. लैप लेंथ इन कंप्रेशन shall not be less than कितना 12.5. लैप लेंथ इन फ्लेक्सुरल shall be greater of LD or 35. उसके बाद में बात करते हैं लैप लेंथ इन डायरेक्ट टेंशन कितना होता है डायरेक्ट टेंशन के अंदर 2LD और 35. ये डायरेक्ट टेंशन की बात है. ये लेंथ इन फ्लेक्सुरल की कितनी 35 और ये कंप्रेशन की कितनी 24. The development length in compression for a 20 mm diameter deformed bar of grade Fe415 embedded in concrete of grade M25 whose bond stress is 1.4 Newton per mm square. The development length in compression bar of 20 mm diameter deformed bar grade 415 embedded in concrete of grade M25 whose डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस इस इतनी. तो डेवलपमेंट लेंथ निकालनी. डेवलपमेंट लेंथ LD बराबर क्या होता है 4 सिग्मा S डिवाइड बाई 4 इंटू टाउ BD. तो 4 इंटू सिग्मा S कितना दे रखा है 25 0.87 इंटू 415 डिवाइड बाई 4 इंटू 1.4 डिफॉर्म्ड बार है ना ये, तो इसमें कितनी बढ़ जाएगी 25%. 1.6 इंटू 1.25. और कंप्रेशन बार है तो 60% इतना है, तो 60 ये किसके लिए बढ़ेगी, ये इंक्रीज डिफॉर्म्ड बार के लिए बढ़ेगी. ये जो बढ़ेगी वो बढ़ेगी कंप्रेशन के लिए. ठीक है. एंड दिस वन दे रखा है डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस
तो इसको कैलकुलेट करने के बाद में आ जाएगा ये 645 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन इन असेसिंग डेवलपमेंट लेंथ। तो इसमें आ जाएगा जिसमें यहाँ पे ये 5 है। भाई क्या कर रहा है तू, कुछ भी दिमाग कहाँ जा रहा है तेरा। 5 कितना दे रखा है, 20 आएगा इस जगह पे, कुछ भी। Which of following statements are correct? Splice in flexural member should not be its section where the bending moment is more than 50% of moment of resistance. Splice in flexural member should not be its section where the bending moment is more than 50%. Normal lap splice can be used for the all types of bar irrespective of the size. Where bar of two different diameters are to be spliced, the lap length shall be calculated on the basis of diameter of the bar. तो तीसरा सही होगा इसके अंदर, splice in flexural member should not be its section where bending moment is more than 50% of the total resistance. ये भी सही होगा, ये आंसर आएगा। Normal lap splice can be used for all types of bar irrespective of the size. नहीं होगा ये। देखो यहाँ इस क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो सिग्मा एस है ना, इसकी वैल्यू निकलेगी LSM के लिए 0.87 इंटू FY। कंप्रेशन के लिए 25% इंक्रीज होगी प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, डेवलपमेंट लेंथ का करेक्ट फॉर्मूला वो कर लिया अपन ने। बॉन्ड फोर्स क्या होता है, सिग्मा एस इंटू पाई स्क्वायर बाई 4। और बॉन्ड रेजिस्टेंस क्या होता है, टाउ VD इंटू पाई इंटू LD। एंड इक्वेटिंग जो होता है LD इक्वल्स टू होता है पाई सिग्मा एस डिवाइड बाई 4 टाउ VD। स्टेटमेंट 1 दे रखा है, स्प्लाइस हाई बेंडिंग मोमेंट रीजन में नहीं होना चाहिए। स्प्लाइस हाई बेंडिंग रीजन में नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 50% ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। स्प्लाइस इन फ्लेक्सुरल मेंबर शुड नॉट इट्स सेक्शन वेयर द बेंडिंग मोमेंट इज मोर देन 50% ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। नॉर्मल लैप स्प्लाइस सब साइज के बार में अलाउ है। नॉर्मल लैप स्प्लाइस सब साइज के नहीं। डिफरेंट डायमीटर बार स्प्लाइस हो तो स्मॉलर डाया का के बेसिस पर, डिफरेंट डायमीटर बार स्प्लाइस हो तो लैप स्मॉलर डाया का बेसिस पर होता है। तो कौन सा कोड, स्प्लाइस लो स्ट्रेस रीजन में प्रीफर्ड होता है। लार्ज डायामीटर बार के लिए बेल्डिंग या मैकेनिकल स्प्लाइसेस यूज होती हैं। लैप लेंथ लार्जर डाया के बेसिस पर होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख रखा है इसमें, स्प्लाइस शुड बी एट मिनिमम पॉसिबल मोमेंट। नॉर्मल लैप splice can be used for all types of bar not larger than 32 mm. Splice should be at minimum possible moment. Normal lap splices can be used for all types of bar should not be larger than 32 mm.
So next question. Assuming concrete below the neutral axis to be cracked, the shear stress across the depth of a single reinforcement rectangular beam section. Assuming the concrete below the neutral axis to be cracked, the shear stress across the depth of a single reinforcement rectangular beam section increase parabolically to the neutral axis and then drop. Increase parabolically to the neutral axis and then remain constant over the remaining depth. Increase linearly to the neutral axis. Increase parabolically to the neutral axis and then remain constant up to the tension steel. Neutral axis and then remain constant over the remaining depth and then remain constant up to the tension steel. Assuming the concrete below the neutral axis to be cracked, the shear stress across the depth of a singly reinforced rectangular section and then remain constant over the remaining depth, remaining constant up to the tension steel. दिया आएगा इसमें, मेरे सामने तो थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसमें भी आना चाहिए, देख लेते हैं. कॉन्क्रीट बिलो न्यूट्रल एक्सिस क्रैक है, कॉन्क्रीट बिलो न्यूट्रल एक्सिस क्रैक्ड है. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डेप्थ के अक्रॉस शेयर स्ट्रेस का वेरिएशन कैसा होता है. कंप्रेशन जोन में पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है. न्यूट्रल एक्सिस के नीचे कॉन्क्रीट क्रैक शेयर कैरिड बाय स्टील एंड एग्रीगेट इंटरलॉक होता है. तो शेयर न्यूट्रल एक्सिस के बाद कांस्टेंट अज्यूम होता है. If the stirrup spacing is equal to 0.7 times the effective depth of RC beam, then the shear capacity of stirrup steel is used, where Fy is yield strength and ASB is cross sectional area of stirrup steels. तो कितना हो जाएगा इसका, if the stirrup spacing is equal to 0.75 times the effective depth of RC beam, then the shear capacity of stirrup steel is equals to, stirrup steel कितना हो जाएगा देख लेते हैं. क्वेश्चन में दी गई है स्पेसिंग, क्या क्या दिया गया, स्पेसिंग बराबर दे रखी 0.75 एरिया ऑफ स्टीरअप स्टील यील्ड स्ट्रेंथ. क्वेश्चन पूछ रहा है कि शेयर रजिस्टर्ड बाय द स्टीरअप, तो FY/ASB का कितना मल्टीपल के बराबर होगा, है ना. तो BS बराबर कितना लिख रखा है इसमें 0.87 FY/ASB डिवाइड बाई S होता है. जो S बराबर होता है वो 0.75 D होता है, जो स्पेसिंग होती है. तो इसको सोल्व कैसे करना होगा, BUS इज इक्वल्स टू 0.87 FY/ASB इंटू डी बाई 0.75 D. ठीक है. डी से तो डी कैंसिल हो जाएगा और ये इसको डिवाइड करने दो. 0.87 डिवाइड बाई 0.7, ये हो जाएगा 1.16 FY/ASB है. तो इसमें ऑप्शन आएगा बी. नेक्स्ट आता है, इफ़ टू लेग्ड 8 mm diameter HYST bar used as a shear reinforcement for a beam of width 230 mm and effective depth 300, what is the nearest magnitude of spacing of minimum shear reinforcement? What is the spacing of minimum shear reinforcement? Two legged 8 mm diameter HYST bar used shear reinforcement for a beam of width इतनी दे रखी है, डेप्थ इतनी दे रखी है. व्हाट इज़ द नियरेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पेसिंग मिनिमम.
सोल्व करते हैं इसको। टू लेग दिया हुआ है, 2 लेग्ड 8 mm HYST बार, बीम विड्थ 230, डेप्थ इतनी, मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट के लिए स्पेसिंग कितनी होगी। तो ASB कैलकुलेट कैसे करना है, 2 लेग्स इंटू बार डायामीटर, 2 लेग्स इंटू बार डायामीटर, ठीक है। मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट का फॉर्मूला यूज़ करो। क्या होता है मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट का फॉर्मूला, S less than 0.87 FY ASP डिवाइड बाय 0.4 B। S बाई ASP इधर आ जाएगा 0.87 FY डिवाइड बाय 0.4 B। तो क्या निकालना अपन को, ये ASB है, ठीक है। तो ये ASB डिवाइड बाई S हो जाएगा 0.4 B 0.87 FY। ASB कैसे निकलना, 2 इंटू पाई बाई 4 इंटू 8 का स्क्वायर डिवाइड बाई ASB, ये हो जाएगा 0.4 B डिवाइड बाई 0.87 टू 415। इसको सोल्व करने के बाद में SB बराबर आ जाएगा B की वैल्यू दे रखी है 230, तो ये आ जाएगा 394 या 390 mm, जो क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखा है B। नेक्स्ट है वेब बकलिंग अकर इन ए बीम ड्यू टू एक्सेसिव, वेब बकलिंग अकर इन ए बीम ड्यू टू एक्सेसिव कंप्रेसिव स्ट्रेस इन बीम, किसके कारण, एक्सेसिव कंप्रेसिव स्ट्रेस इन ए बीम। बीम में वेब बकलिंग एक्सेसिव किस स्ट्रेस से होता है, बकलिंग जो होता है ये कंप्रेशन इंस्टेंटेबिलिटी होती है, वेब थिन वर्टिकल प्लेट होता है, शेयर या टेंशन से बकलिंग नहीं होता है, कंप्रेशन डोमिनेंट रीजन से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,